Hello students, so today we will discuss about chapter number 4 टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने टेम्परेचर जोन हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्रिजिड जोन इतना ठंडा क्यों है, इक्वेटर के पास इतनी गर्मी क्यों है, या ट्रॉपिकल जोन जिस जोन को हम बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, टेम्परेट जोन क्यों ज़्यादा ठंडा और क्यों ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो हम टेम्परेचर जोन को समझें उसके पहले थोड़ा सा हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट और वेदर, तो क्लाइमेट क्या होता है बच्चा? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर प्लेस, बट इट इज़ ऑफ लॉन्ग टाइम। वो हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चे? लॉन्ग टाइम का। ठीक है, किसी भी कंट्री को, जैसे हम इंडिया को बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, किसी को बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो वो किस बेस से बोलते हैं हम वो लोग, तो किस बेस से बोलते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर पीछे काम करते हैं, है ना। तो हम एक एक करके उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, पर उसके पहले ये ध्यान रखो कि क्लाइमेट डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता। वेदर शॉर्ट टर्म फेनोमेना होता है जो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। सपोज करो आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम से पानी गिरने लग जाए, बहुत पानी गिरे, तो जब रात में हम को ठंडी लगने लग जाएगी, है ना। अगर वो पानी कंटिन्यू रहे तो मतलब एक दिन में सुबह गर्मी थी, फिर बारिश पड़ गई और शाम को हमको ठंड लगने लग गई। दिस इज़ व्हाट वेदर। और इसी वेदर का हम एवरेज निकाल लें तो उस कंट्री का क्या बन जाएगा? क्लाइमेट। पर वो कितने ईयर का कैलकुलेट करना है आपको? 30 ईयर का। क्लियर हो गई बात? अब क्लाइमेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमको क्लाइमेट क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्लाइमेट प्लांट और एनिमल लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे लोग वहाँ के रहेंगे उनको इफेक्ट करता है, कौन सा फूड वो खाएंगे और कैसे क्लॉथ्स वो पहनेंगे। सपोज करो मैं अगर इंडिया की बात करती हूँ तो कश्मीर में फूड हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट होगी, ड्रेसिंग हैबिट बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे? केरला से। क्लियर होगी बात? क्योंकि केरला कंपेरेटिवली गर्म है और हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वो बहुत ठंडा है। आई होप वेदर और क्लाइमेट यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग अवर क्लाइमेट। ठीक है, चलते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अवर क्लाइमेट और अफेक्ट अवर क्लाइमेट इज लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। तो बच्चा अगर आपको लैटिट्यूड नहीं पता है तो जो प्रीवियस सेकंड चैप्टर का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखो, जिससे आपको इक्वेटर और लैटिट्यूड दोनों के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये है इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। कौन से डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। तो इक्वेटर के पास अगर आप रहोगे तो जो आपका क्लाइमेट होगा ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जो भी कंट्री इक्वेटर के पास होंगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी। अब ये इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इस इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे या जैसे जैसे टुवर्ड्स साउथ पोल आते जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जितना ज़्यादा आप नॉर्थ पोल के पास, जितना ज़्यादा आप साउथ पोल के पास आते जाएंगे, आपका क्लाइमेट कैसा होता जाएगा? कूल। क्लियर होगी बात? है ना। इक्वेटर के पास हो तो बहुत गर्म, जितना पोल्स के पास आ गए उतना ज़्यादा ठंडा। अब ऐसा क्यों होता है समझो। ये सन है, ठीक है, सन की स्लैंटिंग रेज मिलती हैं किसको? पोल को। और इक्वेटर वाले रीजन को पूरा ईयर कैसी मिलती है? डायरेक्ट रेज। भले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्यों ना ओवरहेड हो सन, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्यों ना ओवरहेड हो, पर इक्वेटर हमेशा ही डायरेक्ट सन रेज रिसीव करेगा। किसकी? सन की। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, एक स्केल लेके मेजर करना। यहाँ पर डिस्टेंस देखो कम लगेगा तुमको और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो सन की इंटेंसिटी होती है टूवर्ड्स पोल वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तभी हमारे पोल्स पे, आर्कटिक रीजन पे, एंटार्क्टिक रीजन पे हमेशा क्या होती है? स्नो, है ना। क्लियर हो गई बात? चलो अब हम एक क्विक देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। Places located near the equator receives direct rays of the sun. As I told you, क्या मिलती है इक्वेटर को? डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। क्योंकि ये डायरेक्ट रेज है सन की, तो ये कैसी होंगी बच्चा लोग? स्ट्रॉन्ग। क्लियर होगी बात? इसीलिए इक्वेटर वाला जो रीजन है वो कंपेरेटिवली हॉटर होता है। ठीक है, किससे कंपेयर करने पर? हायर एल्टीट्यूड से इक्वेटर वाला रीजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा।
ठीक है। हायर एल्टीट्यूड हम किसको बोलेंगे, जो पोल के पास वाला एल्टीट्यूड है, ठीक है। दीज रेज हैव टू ट्रेवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, मैंने बताया कि पोल तक जाने के लिए उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, लार्ज एरिया में स्प्रेड होना पड़ता है, तो वो वीक होती हैं और इतनी वीक हो जाती हैं कि जो पोल वाला एरिया है वो लेस हॉट होता है। लेस हॉट क्या होता है, कोल्ड ही रहता है, ठीक है। तो आप समझ में आया लैटिट्यूड या इक्वेटर से जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कैसे डिटरमाइन करेगा आपकी क्लाइमेट को। जितना ज़्यादा इक्वेटर पे पास हो हॉट क्लाइमेट, जितना ज़्यादा दूर हो कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड फैक्टर। सो सेकेंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का हिंदी मीनिंग होता है बेटा ऊंचाई। जितने आप ऊंचाई पे रहोगे, जैसे माउंटेन्स पे रह रहे हो, हिल्स पे रह रहे हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता जाता है, कूल, ठंडा। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे 1 डिग्री कितने पे, देखो आप 165 मीटर, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के से भी ध्यान रखना कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री से कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे 1 डिग्री कम होता जाएगा। इसीलिए जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ठंडा, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है। अब इसके पीछे 2 रीज़न काम करते हैं, वो दोनों रीज़न आपको मुझे बताने हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये रीज़न है। नहीं पता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो फिर मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है दार्जिलिंग का और कोलकाता सा। तो जो कोलकाता है वो सी लेवल पर ही है, और जो दार्जिलिंग है वो कितना ज़्यादा सी लेवल से कितना ज़्यादा ऊपर है बच्चा लोग, 2045 मीटर ऊपर है। 2045 मीटर ऊपर होने की वजह से दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कोलकाता से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कम होगा, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो कैलकुलेट कर लेना कितना कम हो गया होगा, ठीक है। बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड रेफर्स टू हाइट, हाइट ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। और वो भी किससे मेजर करते हैं, सी लेवल से, ठीक है। जितना हायर आप जाओगे उतना ठंडा क्लाइमेट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। वो प्लेसेस जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे हैं वो गर्म होंगे, और जो हायर एल्टीट्यूड पे हैं वो ठंडे होंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, दार्जिलिंग और कोलकाता। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। बच्चों लोग ये हमारा पेनिनसुलर वाला रीजन है। आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा तो याद होगा, ये पेनिनसुलर वाला रीजन है ना, डेक्कन प्लेट्यू वाला, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला। यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी। तो वो एरिया, वो रीजन जो सी के पास होता है, ओशियन के पास होता है किसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो ये इंडिया का कोस्टल एरिया हो गया। तभी हम बोलते हैं ना इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये गुजरात वाले रीजन से चालू होके ये पूरा रीजन, ये क्या है, हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। तो अब हमको जो समझना है वो समझो। वो एरिया जो कोस्टल एरिया है या जो सी के पास में है, वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। विंटर सीजन में भी जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा कम नहीं होगा, समर सीजन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नाइदर टू मच हॉट नॉट टू मच कोल्ड। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों से। इफ़ यू नो व्हाट इज़ लैंड ब्रीज, व्हाट इज सी ब्रीज, जस्ट राइट इन कॉमेंट सेक्शन। इफ़ यू डोंट नो देन ऑल्सो यू हैव टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन, सो आई विल आंसर। पर बच्चा लोग ये आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। जिस भी बच्चे को पता है, इंटेलिजेंट बच्चा, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो प्लेसेस नियर द सी नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। पर जो जितना ज़्यादा अंदर हो गया उनका क्लाइमेट उतना ही एक्सट्रीम हो जाएगा। ये रहा हमारा कोस्टल एरिया, और यहाँ पर जो हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन देखेंगे, या जो महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, नहीं तो आप महेश्वर नहीं, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसकी नहीं, हम सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये ऐसे रीजन होंगे जो सी से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, और सी से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ें। चलो, इन समर लैंड हीट्स अप फास्टर एंड
द एयर अबव इट, लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई, जो उसके पास वाली एयर थी वो ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि जो एयर गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती। तो यहाँ की जो एयर है वो ऊपर चली गई, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी। इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए जो सी के पास वाली जो कोल्ड विंड थी, अभी पानी गर्म नहीं हुआ है, तो ये वाली विंड इसकी प्लेस ले लेंगी, यहाँ पर प्लेस लेंगे, तो ये वैकेंसी फुलफिल हो गई। तो यहाँ की ठंडी हवाएं यहाँ आ गई, तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया। क्लियर हुई ना बात। और रात में फिर अपोजिट होगा, अब सी ज़्यादा गर्म हो गया, सी का पानी ज़्यादा गर्म हो गया, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ज़मीन ठंडी हो गई, तो ज़मीन की जो एयर है वो इसकी प्लेस ले लेंगी, और प्लेस लेंगी तो यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगी। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, फिर से बताती हूँ। देखो, ये हमारा लैंड एरिया और ये हमारा वाटर वाला एरिया। ज़मीन दिन में जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी जो ऊपर वाली एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि एयर जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो हल्की हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक टाइप की वैकेंसी। तो इस वैकेंसी को जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ से ठंडी हवाएं आई, क्योंकि हमेशा विंड्स जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह चलती हैं। हाई प्रेशर मतलब जहाँ पर ठंड है और लो प्रेशर जहाँ पर गर्मी है। तो ये आई, इन्होंने टेम्परेचर बराबर कर दिया। ठीक है, कर दिया। कैसे किया बेटा टेम्परेचर बराबर, अपनी ठंडी ठंडी हवा लेकर आए और हमको थोड़ी सी शांति मिली हवा में। गर्मी में मिलती है ना हवा से शांति। अब रात में ये फेनोमेना उल्टा हो जाता है, दिन भर धूप में तपने के बाद पानी अब हो गया गर्म और लैंड हो गई है ठंडी, लैंड हो गई है ठंडी। अब सी के बाद वाली जो हवाएं हैं वो जा रही हैं किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्रिएट हो रही है वैकेंसी, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कौन आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं। तो इस तरीके से फिर यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो फेनोमेना है उसी की वजह से कोस्टल एरिया में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, एक वीडियो उसी के ऊपर बना लेंगे हम 5 मिनट का। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जून जुलाई में जो चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, क्यों, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो पानी से एवोपरेट होगी वाटर वेपर बन जाएगी, और वो वाटर वेपर किसके अंदर मिक्स हो जाती है, एयर के अंदर। हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, चिप 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 फील करते हैं, है ना, क्योंकि पर्सपिरेशन डज नॉट ड्राई अप इमीजिएटली। जो पसीना होगा वो तो सूखने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं सूखने वाला, क्योंकि नमी इतनी है हवा में। तो जो भी सी के पास वाली जो प्लेस होंगी वहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सी से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली एवोपरेट होकर किस में मिल रहा है, एयर में मिल रहा है, और वही एयर किसके पास आएगी, हमारे पास आएगी। क्लियर हो गई बात। तो चेन्नई और मुंबई दोनों ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, क्योंकि चेन्नई मुंबई दोनों ही कोस्टल एरिया पे। ठीक है, सो द लास्ट फैक्टर इज विंड। ठीक है, तो विंड क्या होता है, उसका भी क्लाइमेट पे अपना इफेक्ट होता है। जिस जगह से वो विंड ओरिजिनेट हो रही है, अगर हॉट जगह से ओरिजिनेट हो रही है तो वो गर्मी लाएगी, ठंडी जगह से ओरिजिनेट हो रही है तो वो ठंडी लेके आएगी, है ना। अगर कोई विंड मॉइस्चर कैरी करके ला रही है अपने साथ, ठीक है, तो वो कैसी होगी बेटा, कूल होगी। पर वहीं विंड ड्राई डेजर्ट से आ रही होगी, सॉरी ड्राई क्या, डेजर्ट ड्राई ही होता है, हॉट डेजर्ट से आ रही होगी तो वो गर्म होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइमेटिक रीजन में रहते हो, वो कौन डिसाइड करेगी आपकी विंड कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन पार्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से यही मेन पार्ट है, इसको पहले पढ़ाना चाहिए था तो आपको दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी अर्थ के ऊपर कितने टेम्परेचर या कितने हीट जोन है। अगर कोई आपसे हीट जोन की बात करता है तो भी वही है और टेम्परेचर जोन भी वही है। तो टेम्परेचर जोन कैसे डिसाइड होते हैं, अमाउंट ऑफ सनलाइट से। जिस एरिया में सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी उधर पे हीट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंस द अर्थ शेप्ड इज लाइक अ स्पेयर। अर्थ का शेप कैसा है बच्चा, स्पेयर की तरह है। किसकी तरह है, स्पेयर, फुटबॉल की तरह है ना। कुछ लोग ऑरेंज की तरह बोलते हैं, जॉइंट शेप है, उसका भी एक अलग मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड है। कभी किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, नहीं तो फिर मुझसे पूछो व्हाट इज जॉइंट शेप। ठीक है, पता होना चाहिए पर आपको।
अब जो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट हैं, क्योंकि अर्थ कैसी है बेटा, स्फीयर है, तो डिफरेंट पार्ट अलग अलग टाइप से क्या रिसीव करेंगे, सनलाइट, और इस सनलाइट के अमाउंट पर ही डिपेंड होगा कि वो किस हीट जोन के अंदर आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर है इसलिए मैं यहीं बता देती हूँ। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन कितनी हीट रिसीव करता है सन से, वो डिसाइड करता है कि वो किस टेम्परेचर जोन में आएगा। और इस बेसिस पे हमने टेम्परेचर जोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब हम इन तीनों जोन को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन बाय अ पर्टिकुलर प्लेस, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर जोन। इसी बेसिस पे, सनलाइट के रिसीव करने के बेसिस पे हमने 3 जोन में हमारी अर्थ को डिवाइड किया, टॉरेट, टेम्परेट, फ्रिजिड। ठीक है, ये बच्चा आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर 2 का वीडियो लैटिट्यूड वगैरह देख लोगे, है ना, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। चलो, सो टॉरेट जोन, टॉरेट जोन ये जो आपको रेड कलर वाला है, ऑरेंज कलर वाला एरिया दिख रहा है, ये टॉरेट जोन है। तो टॉरेट जोन की एक्सटेंड क्या हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। सिंपल सी बातें, आंख बंद करके पता होना चाहिए कि टॉरेट जोन कहाँ से कहाँ तक है, बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर की डिग्री क्या है, 0। एक लाइन तो ये हो गई। दूसरा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरेट जोन। अब तीसरी भाषा में, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 3 लोकेशन का तरीका बता दिया आपको जो सुटेबल लगे, बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर 0 to 23, 0 to 23। सेकेंड, फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। थर्ड, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब इस एरिया की विशेषता क्या होती है, क्यों क्या होती है, देखो, इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, कोई डिफरेंस नहीं होता समर और विंटर सीजन में, विंटर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, समर ही समर सीजन होता है। ठीक है, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सीजन बिकम मोर डिस्टिंक्ट, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे तो सीजन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर। क्लियर होगी बात, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सीजन हीयर। ओके, और इक्वेटर से थोड़ा बहुत दूर जाओगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको टेम्परेचर में मिल जाएगा, सीजन्स में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो फर्स्ट जोन था हमारा टॉरेट जोन और ट्रॉपिकल, टॉरेट ट्रॉपिकल दोनों सेम ही नेम है ना। सेकेंड है हमारा टेम्परेट जोन। तो जो टेम्परेट जोन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी लोकेशन को देख के, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये नदर्न हेमिस्फीयर होता है, इसके ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो एक टेम्परेट जोन कहाँ पर होगा, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, और एक टेम्परेट जोन हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, तो इसको आप पहला लिख सकते हो, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कहाँ तक, आर्कटिक सर्कल तक, और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक। पहला मैंने डिग्री नहीं बताई है, सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझो, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर मिलेगा ये आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। अगर हम डिग्री से देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी डिग्री रहेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर होगी बात। वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। को याद रखना बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जो नंबर है वो सेम है, 23.5 टू 66.5, 23.5 टू 66.5, बस नॉर्थ साउथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्थ में स्टार्ट हुआ, ये नॉर्थ 66 पे खत्म हो गया, 23 नॉर्थ पे स्टार्ट हुआ, 66.5 पे खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात। अब
ये जो जोन है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। क्लियर हो की बात? क्यों ऐसा क्यों है बच्चा पार्टी? क्योंकि इट रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, यहाँ पर क्या मिलती हैं, सन की स्लैंटिंग रेज। स्लैंटिंग रेज पड़ेगी तो ना तो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बिकॉज इट रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। ये जो टॉरेट जोन वाला जो एरिया है जिसमें साल भर गर्मी गर्मी और गर्मी पड़ती है, कंपेरेटिवली उससे तो ठंडा होगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है ना, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस वाला वो हम बाद में कभी देखेंगे, या किसी को पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर समर सीजन, वेल डिफाइंड समर सीजन होगा भयंकर गर्मी, वेल डिफाइंड विंटर सीजन होगा भयंकर ठंडी। एक टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर अच्छी वाली ठंडी, अच्छी वाली गर्मी, अच्छी वाली ठंडी, अच्छी मतलब एक्सट्रीम, ठीक है। सो नेक्स्ट जोन है हमारा फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन है बच्चा? फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब जो हमारा फ्रिजिड जोन है, वेरी इजी, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता ही है ना। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, 66 66 90 90, 66 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक फ्रिजिड जोन है नदर्न हेमिस्फीयर में। 66 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक क्या है, फ्रिजिड जोन है सदर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल। सेकेंड, एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल। कौन सा जोन आएगा बेटा? फ्रिजिड जोन। इट रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। एज इट रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, तो टेम्परेचर बताओ मुझे, ज़्यादा ठंडा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्लियर होगी? The frigid zone are extremely cold throughout the year due to slanting rays of the sun। और अंटार्कटिका में, आर्कटिक रीजन में बहुत टाइम आपको स्नो कवर्ड ही मिलेगा, बहुत सारा रीजन स्नो कवर्ड ही रहता है। इतनी भी इंटेंसिटी नहीं होती सनलाइट की कि वो बर्फ़ को मेल्ट कर दे, स्नो को मेल्ट कर दे। क्लियर होगी बात? चलो, तो एक्सटेंट पता चली गई होगी अब आपको, है ना। तो आपके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि इस पर्टिकुलर रीजन में 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ की नाइट होती है, ठीक है। 6 महीने डे लाइट मिलेगी एक पोल को, तब दूसरा पोल रात हो रही होगी 6 महीने की। फिर 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट नाइट हो जाएगी और यहाँ पर कंप्लीट डे हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है तो मैं उस बच्चे को या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर आज तक किसी बच्चे ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। तो बेटा डू आस्क, पूछोगे तभी डाउट क्लियर होंगे। नहीं तो मैंने भी बता दिया, आपके टीचर्स ने भी बता दिया कि इस पर्टिकुलर रीजन में नॉर्थ पोल में 6 मंथ का डे होता है और साउथ पोल में भी 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट, नॉर्थ पोल में भी 6 मंथ का डे। हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, पर यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ये पूछो बच्चा लोग, तो हम 3-4 मिनट का वीडियो उसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखो। चलो, यहाँ पर होता है वीडियो खत्म।